आप लोग का पाठ समझाने का कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इनके उत्तर दीजिए, प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पृष्ठ क्रमांक 9 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। ये दिया है पृष्ठ क्रमांक 9 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। ठीक है, तो इनके उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन है, महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन है, महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते। तो इसके उत्तर हो जाएगा, महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदियों से बहकर जल महासागरों में पहुंचता है। जब जल मृदा तथा चट्टानों से होकर बहता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण घुल जाते हैं। इस प्रकार लवणों की घुल मात्रा बढ़ने के कारण समुद्र का जल खारा हो जाता है। इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता, यह पीने योग्य नहीं होता, अतः इससे धातुएं शीघ्र ही संचारित हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, महासागरों के जल का हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नदियों से जो बहकर आती हैं जल महासागर में पहुंचता है। ठीक है, और उसमें मृदा व चट्टानों से होकर बहते हुए नदियों तालाबों में पहुंचता है, जिससे उसमें क्या हो जाते हैं, खनिज लवण की मात्रा घुल जाती है। ठीक है, खनिज लवण की मात्रा घुल जाती है। अब इसको हम आसानी से उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जल होती है वो धातुओं को क्या कर देते हैं, शीघ्र ही संचारित कर देती हैं। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा, जल शरीर की विभिन्न क्रियाओं के उचित रूप से संचालन के लिए जल शरीर की विभिन्न क्रियाओं के उचित रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। जल हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है। साथ ही मूत्र एवं पसीने के रूप में निष्कासित जल की पूर्ति हेतु मनुष्य के शरीर के लिए जल आवश्यक है। मनुष्य के शरीर के लिए क्या होती है, जल अत्यंत आवश्यक होती हैं। स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ये क्या करती हैं, ये अमाशय में भोजन को पचाने में और पचे हुए भोजन के अवशोषण में, ठीक है, और शरीर के उसके संवहन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होती हैं। ठीक, और ये हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखती हैं। हम अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि अपशिष्ट पदार्थों को जैसे कि हमारे जल को हम क्या करते हैं, मूत्र और पसीने के रूप में निष्कासित होता है। ठीक है, तो जो पसीने के रूप में निकलते हैं, वो पसीने जब निकलते हैं तो हम शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इस प्रकार हमारे मतलब मनुष्यों के शरीर के लिए क्या होती है, जल अत्यंत आवश्यक होती हैं। अब है प्रश्न तीसरा, गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो क्या होगा, कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो क्या होगा, कारण सहित समझाइए। उत्तर हो जाएगा, गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो वे कुछ दिनों में सूख जाएंगे, क्योंकि हरे पौधों में जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तथा वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। साथ ही जल में उपस्थित खनिज लवण भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से प्रकाश के माध्यम से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अगर जल ही नहीं रहेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे, जिससे वो क्या हो जाते हैं, उसमें खनिज लवण भी उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तीसरा का आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है, जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाए,
जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं के लिए जल आवास के रूप में उपयोग आता है। ये जीव जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जलीय जीवों के लिए जल महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी बताई हूँ जलीय जीव जो होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगर जल ही नहीं रहेगा तो जलीय जीव भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और ये भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार जलीय जीवों के लिए भी जल अत्यंत आवश्यक होता है। पृष्ठ क्रमांक 9 का आप लोग का इनके उत्तर दीजिए कंप्लीट हो गया। अब पृष्ठ क्रमांक 10 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। पहला है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य क्यों नहीं होता? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण तथा सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। इसमें कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, किंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं तथा निलंबित कण एवं जीवाणु रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अतः विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में क्या होते हैं, जैसे कि घुलित लवण होते हैं, निलंबित कण होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए कुछ घुले हुए लवण क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। लेकिन अगर इसी आवश्यकता से ज्यादा हो जाती हैं, अधिक मात्रा में हो जाती हैं, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं, जिससे निलंबित कण और जीवाणु रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल होते हैं वो जल पीने योग्य नहीं होता। अब है दूसरा क्वेश्चन, जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन है जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसे उबाल कर छान लेना चाहिए। उसमें रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट मतलब लाल दवाई की थोड़ी मात्रा मिलानी चाहिए। घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सेरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर उपयोग करना चाहिए। मतलब जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल को उबाल कर पीना चाहिए या फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा डालना चाहिए या फिर मतलब और इसमें मतलब इस अगर घरों में जल के निलंबित अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जल क्या हो जाते हैं, पीने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन, आशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती अशुद्ध जल कहलाता है। ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती अशुद्ध जल कहलाता है। यह जल का शुद्धतम रूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल अशुद्ध जल है। अतः वर्षा के जल को सीधे किसी पात्र में लेकर इसका उपयोग अशुद्ध जल के रूप में कर सकते हैं। अशुद्ध जल की आवश्यकता प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला में होती है। जल को गर्म करके वाष्प में तथा वाष्प को संघनित करके जल में बदलकर भी अशुद्ध जल बनाया जा सकता है। तो अशुद्ध जल क्या होते हैं? वर्षा के जल को हम संघनित करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं, तो वर्षा के जल भी अशुद्ध जल होता है। ठीक है, अशुद्ध जल का उपयोग हम प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं। और अशुद्ध जल का उपयोग जैसे कि हम पानी को उबालते हैं तो उसमें मतलब पानी को गर्म करते हैं किसी भी पात्र में लेकर और उसमें ढक्कन ढक देते हैं, तो ढक्कन में छोटे वाष्प बनकर वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे बूंद हो जाते हैं, वही वो क्या होते हैं, अशुद्ध जल होते हैं। तो इस प्रकार हम वो जल को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम घरों में अशुद्ध जल भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग का
पृष्ठ क्रमांक 10 का इनके उत्तर दीजिए कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 12 में दिया है आप लोग का, इनके उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 12 में दिया है आप लोग का, इनके उत्तर दीजिए। उनमें से पहला क्वेश्चन है, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पहला, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल में बहुत से पदार्थ घुलनशील हैं, अतः इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से पदार्थ घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, बहुत सारे पदार्थ घुलनशील होते हैं, इसलिए उसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। और विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। और जब विलेय घुल जाता है, विलेय विलायक में घुल जाता है तो पूरा मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलायक जो जल है वो विलायक हो जाएगा। अगर उसमें हम कुछ पदार्थ घोल देते हैं तो वो घुल जाता है, तो वो क्या हो गया, विलेय हो गया। ठीक है, और पूरा मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब है दूसरा क्वेश्चन, उन लवणों के नाम लिखिए जो समुद्रीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, समुद्रीय जल में सबसे अधिक मात्रा में नमक, सोडियम क्लोराइड। समुद्रीय जल में सबसे अधिक मात्रा में नमक, सोडियम क्लोराइड तथा कम मात्रा में सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम आयोडाइड आदि पाए जाते हैं। समुद्रीय जल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड, और कम मात्रा में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है संतृप्त विलयन और दूसरा है विलेयता। पहला संतृप्त विलयन और दूसरा विलेयता। तो पहला संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर जब विलायक के किसी निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर जब विलायक के किसी निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, जैसे कि निश्चित ताप, मतलब ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और विलायक की मात्रा भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ताप भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और विलायक की मात्रा भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो विलेय की अगर अधिकतम मात्रा घुलती है, निश्चित ताप पर विलायक की किसी निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और विलायक की मात्रा भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो विलेय की विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिकतम मात्रा घुलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन में भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अब दूसरा है विलेयता। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता कहलाती है। जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैस भी घुलनशील होती हैं। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता कहलाती है। जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैस भी घुलनशील होती हैं। तो 100 मिलीलीटर जल में निश्चित ताप पर क्या पदार्थ की क्या होती है, विलेय की अधिकतम मात्रा पदार्थ की उस ताप पर क्या होती है, विलेयता, घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, तो जो जल में क्या होती है, ठोस ही नहीं गैस भी क्या होती है, घुलनशील होती हैं। जल में ठोस भी घुलनशील होती है और गैस भी क्या होती है, घुलनशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, जल के किस गुण के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है। जल के किस गुण के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल की पारदर्शिता के कारण ही सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उसमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है।
जल की पारदर्शिता के कारण ही सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उसमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। जल पारदर्शी होता है, इसी कारण जो मतलब जल के अंदर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जिसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं, जल के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वो अपना भोजन निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है।